सुहाग की मेहंदी फीकी पड़ने से पहले विधवा हुई नई बहू। बैठाओ इस बच्चलन मनहूस को और कर दो इसका मुंडन। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी का मुंडन मत करवाइए। अगर आप लोग नहीं चाहते थे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो अपनी बेटी को संस्कार क्यों नहीं दिए? हमारी बेटी में इतने संस्कार है कि हमारी बेटी के सुहाग की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी और उससे पहले ही हमारी बेटी विधवा हो गई। यहाँ तक कि शादी की पहली रात भी हमारी बेटी ने अपने पति के साथ नहीं गुजारी और फिर भी हमारी बेटी आपके स्वर्गवासी बेटे को अपना पति मानती है और हमारी बेटी जिंदगी भर अपने ससुराल में विधवा का जीवन बिताने को तैयार है। दीदी ये सब फिजूल की बातें हैं, आप इनकी बात मत सुनिए, जल्दी से इसका मुंडन करवा दीजिए। अरे जिसके काले साए ने अपने पति को नहीं छोड़ा वो औरत हमें क्या छोड़ेगी? अगर आज हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो कल हमें शर्म से मरने पर मजबूर कर देगी। गांव में हमारा सिर उठाकर जीना मुश्किल हो जाएगा। मीनाक्षी, मिताली और मयूरी जबरदस्ती विधवा कामाख्या को जमीन पर बैठाती हैं। सुहाग की मेहंदी फीकी पड़ने से पहले विधवा हुई कामाख्या भी दिल पर पत्थर रखकर मुंडन करवाने बैठ जाती है और कामाख्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। नाई अस्तुरा कामाख्या के बालों पर लगाता ही है कि तभी इंस्पेक्टर आशुतोष डॉक्टर मिथिलेश घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम अपनी विधवा बहू का मुंडन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अरे आपकी बहू ने इतना बड़ा सच सबके सामने लाने की कोशिश की और आप लोग उसी बहू का मुंडन कर रहे हैं। सच? कैसा सच? आखिर पुलिस और डॉक्टर ने मुझ विधवा का मुंडन क्यों रोक दिया? आखिर कौन सी सच्चाई की बात हो रही है? मैंने ऐसा कौन सा सच सबके सामने लाया है और उसके बावजूद मेरे ससुराल वाले मेरा मुंडन करने पर क्यों अड़े हुए हैं? आखिर सुहाग की मेहंदी फीकी पड़ने से पहले नई बहू विधवा कैसे बनी? आइए देखते हैं इस कहानी के पीछे छिपी पूरी सच्चाई। कामाख्या अपने कमरे का दरवाजा बंद कर मोबाइल पर धीमी आवाज में अपने कमरे में टहल रहे मुकुल से बात कर रही होती है। मैंने तुम्हें YouTube से ढेर सारी मेहंदी की डिजाइन भेजी है, फटाफट देखकर बताओ शादी में कौन सी मेहंदी लगाऊं? अरे बाबा, पहले शादी तो फिक्स हो जाने दो। अभी तो मम्मी पापा से बात भी नहीं हुई है और तुम्हें मेहंदी की पड़ी है। शादी का क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। शादी तो हमारी होकर ही रहेगी, इसीलिए पहले मेहंदी तय कर लेते हैं। अरे बाबा, पहले मम्मी पापा को मना लेने दो। मेहंदी क्या, मैं तो अपने बच्चों के नाम की भी सोच लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे हाथ पहले ही बहुत सुंदर हैं। तुम जो भी मेहंदी डिजाइन लगाओगी वो तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। ऐसे ही बातें करते हुए रातें बिताते हैं और एक दिन दोनों गांव के बगीचे में मिलते हैं। मुकुल, मुझे लगता है अब हमें अपने घर वालों को अपने बारे में बता देना चाहिए। अगर किसी और से उन्हें पता चला तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, बिना किसी ड्रामे के हम खुद ही सब बता देते हैं। उसके बाद जो फैसला होगा हमारे परिवार वालों का होगा और हमारा प्यार सबको हमारी शादी के लिए मजबूर कर देगा। मुकुल और कामाख्या एक दूसरे को गले लगाते हैं। वही मयूरी और मिताली दूर खड़ी होकर दोनों को साथ देख लेती हैं। दोनों तुरंत गुस्से में मुकुल के घर पहुंच जाती हैं। भाभी, तुम्हारे बेटे का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। दोनों छिप छिप कर सुनसान बगीचे में मिलते हैं, अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ मिताली, मैं भी नहीं मान सकता कि मुकुल बेटा हमारे खानदान को शर्मसार कर रहा है। भैया, अगर यकीन नहीं है तो मुकुल आता ही होगा, उसी से पूछ लो। अभी मुकुल घर के अंदर आता है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। चुप, पहले तो ये बता, क्या तेरा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें सब पता चल गया है। तेरी बुआ और चाची हमें सब बता चुकी हैं। रुक, अभी तेरे पापा को भेजती हूँ उसके घर। उसके माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। नहीं मम्मी, ऐसा मत कीजिए, वो कोई गलत लड़की नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं आज आप सभी से यही बात करने आया हूँ। क्या मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है क्या? देखा भाभी, हम झूठ नहीं कह रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है। मम्मी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, वो बहुत अच्छे संस्कारों वाली लड़की है। आप एक बार उससे मिलिए, फिर फैसला कीजिए। फैसला तू अभी सुन ले, तेरी शादी उस लड़की से कभी नहीं होगी। अगर मेरी शादी होगी तो कामाख्या से ही होगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर के बड़ों का फैसला ठुकरा रहा है। भैया, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे क्या सीखूंगा? बड़े छोटे भाई बहन होने के नाते, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना कि इस तरह से घर के बड़ों को भड़काना चाहिए।
ये कोर्ट नहीं है जहाँ तू दलीलें या गवाह ढूंढ रहा है। हमारा फैसला साफ है, हम तेरी शादी उस बच्चलन से नहीं करवाएंगे। तो मेरा भी फैसला है, मैं कामाख्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर मुकुल अपने कमरे में चला जाता है और मयूरी और महेश मिताली का परिवार मनीष मीनाक्षी को भड़काने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कामाख्या अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को मुकुल और अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई बता देती है। बेटा, अगर लड़का सच में अच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले उसके परिवार की राय जानना जरूरी है। बेटी तू चिंता मत कर, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मुकुल अपने परिवार को शादी के लिए जरूर मना लेगा। कामाख्या और मुकुल की बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। वहीं मिताली का बेटा हीरा बंद कमरे में अकेले अपने परिवार से बातें कर रहा होता है। मम्मी, वो मुकुल जिस लड़की को पसंद करता है, मैंने उसके बारे में पता किया। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और उसके बाप की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। अगर मेरी शादी उससे हो गई तो आगे चलकर उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। फिर तो तेरी शादी उसी लड़की से करवाते हैं और शादी के बाद उसके साथ भी वही करेंगे जो तेरी बड़ी भाभी के साथ किया था। मिताली और उसके परिवार की खतरनाक साजिश शुरू हो जाती है और अगले ही दिन महेश मिताली सतपाल हीरा का रिश्ता लेकर कृष्णलाल और रुक्मणी के बड़े से घर पर पहुंचते हैं। जी, आप लोग कौन? कृष्णलाल जी, हम आपकी बेटी कामाख्या के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। शायद ये वही लड़का है जिसे मेरी बेटी पसंद करती है। रिश्ता? जी आइए, अंदर बैठिए। कृष्णलाल महेश मिताली के परिवार को सम्मान से घर के अंदर लाता है और सोफे पर बैठाता है और अपने परिवार को भी बाहर आने के लिए आवाज दे देता है। जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अपने छोटे बेटे की शादी तो हम आपकी बेटी से ही करवाएंगे। तभी रुक्मणी और कामाख्या हॉल में आती हैं। जी, ये लोग कौन है? रुक्मणी, ये लोग हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। बेटी, ये वही लड़का है ना जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं पापा, ये वो लड़का नहीं है। अरे, तुम चाहे किसी भी लड़के को पसंद करती हो, लेकिन हमारा हीरा सच में हीरा है। इससे एक बात करके तो देखो, यकीन मानो एक पल में तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा। किसी की बातों में आकर मेरा प्यार बदल जाए, इतना कच्चा प्यार नहीं है मेरा। वैसे आप लोग हैं कौन और आप लोगों ने मुझे कब देखा, कहाँ देखा? हम लोग बगल के गांव के रहने वाले हैं। हमारे पापा बहुत बड़े जमींदार हैं। हमारी सारी जमीनों की देखरेख, खेत खलिहान, फल सब्जी और अनाज की खरीद बिक्री की पूरी जिम्मेदारी हीरा ही संभालता है। हीरा? ये नाम तो शायद मुकुल के चचेरे भाई का है और मुकुल वकील है, पर उसका परिवार भी तो बहुत बड़ा जमींदार है। कहीं ये मुकुल का ही चचेरा भाई तो नहीं? मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। पापा, मैं इनसे 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। कामाख्या हीरा को लेकर बालकनी में चली आती है। तुम मुकुल के चचेरे भाई हो ना? हाँ, पर मैं तुम्हें मुकुल से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम बस हाँ कर दो, मुकुल को पता तक नहीं चलने दूंगा कि तुमने मुझसे शादी की है और हम शहर चले जाएंगे एक अच्छी सी जिंदगी जीने। ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मुकुल से प्यार करती हूँ। मैं मुकुल के अलावा किसी और को अपना पति नहीं मान सकती। मुझ में क्या कमी है? मेरे पास उससे ज्यादा जमीन है, खेत है, खलिहान है। मैं उससे हर बात में अच्छा हूँ। वो तो एक मामूली सा वकील है। चुप रहो, तुम पागल हो गए हो क्या? प्यार जमीन जायदाद देखकर नहीं होता। कामाख्या वापस सभी के पास आती है। मम्मी, ये लोग मुकुल के ही परिवार से हैं। ये उनके चाचा चाची और ये चचेरे भाई हैं। किसी भी हालत में मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मुकुल और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसके बावजूद आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। क्या ऐसी सोच है आप लोगों की? चले जाइए यहाँ से। आप लोगों के बेटे से मेरी बेटी की शादी हरगिज नहीं होगी। महेश, मिताली, सतपाल और हीरा कृष्णलाल के घर से निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे शादी के लिए राजी करके शहर ले जाता। वही शादी कर कुछ दिनों में इसका खेल खत्म करके इसके माँ बाप की लावारिस जायदाद अपने नाम कर लेता। लेकिन इस लड़की ने तो उस मुकुल के नाम की ऐसी मेहंदी अपने दिल पर रचा रखी है कि किसी और को अपना पति मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऊपर से मुकुल वकील होने के नाते गांव के उन 3 लड़कों के पीछे भी लग गया है। वो लड़की मुकुल को हमारे आने की खबर जरूर देगी। अगर कोई पूछे तो बोलना हम तो अनजाने में चले गए थे। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। मुकुल अपने फैसले पर अड़ा रहता है। मीनाक्षी रोज नए नए रिश्तों की तस्वीरें मुकुल के सामने रखती है, लेकिन मुकुल बिना देखे ही तस्वीर फाड़ देता है। मुकुल ठीक से खाना भी नहीं खाता और चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है।
देखिए जी, अगर यही हाल रहा तो हमारा बेटा खुद को बीमार कर लेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहली बार मुकुल किसी बात पर इतनी जिद कर रहा है। आखिर कब तक इसे ऐसे तड़पते देखते रहेंगे? ना जाने उस डायन ने हमारे बेटे पर कैसा जादू कर दिया है। मनीष और मीनाक्षी को मुकुल और कामाख्या के प्यार के आगे झुकना ही पड़ता है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार आपसी सहमति से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। आज मेहंदी की रस्म शुरू होती है। पूरे घर में ढोलक की आवाज गूंज रही होती है। कामाख्या हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। दुल्हन जी, दूल्हे का नाम भी लिखना है क्या? हाँ, मुकुल नाम हथेली के बीच में छिपाकर लिख दीजिए। मेहंदी लगाने वाली बहुत सुंदर बेल बूटों के बीच मुकुल का नाम छिपाकर लिख देती है। जिस मेहंदी में आज मुकुल का नाम लिखा है, यही मेहंदी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बनने वाली है। ऐसी ही रात बीतती है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में मुकुल और कामाख्या 7 फेरे लेते हैं। दोनों की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद कामाख्या का गृह प्रवेश होता है। कामाख्या मुकुल के साथ अपने कमरे में पहुंचती है। दोनों बेड पर बैठते हैं और मुकुल कामाख्या की मेहंदी लगी हथेलियों को देखने लगता है। वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही खूबसूरत लगी है और इसका रंग भी कितना गहरा चढ़ा है। इसका मतलब तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ तुम्हें। अच्छा, मैंने अपनी मेहंदी में तुम्हारा नाम छिपाया, उसे ढूंढ कर दिखाइए। मुकुल कामाख्या की हथेलियां अपने हाथों में लेकर अपना नाम ढूंढने लगता है। तभी मुकुल का मोबाइल बज उठता है। हेलो, कौन? सर, आपको एक गुप्त सूचना देनी है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में 3 बच्चियों का मर्डर हुआ था। उस केस से जुड़े कुछ अहम सबूत मेरे हाथ लगे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? मुझे अपना गुप्त शुभ चिंतक समझ लीजिए। मैंने सारे सबूत गांव के बाहर वाले 4 लाइन सिग्नल के पास बरगद के पेड़ के नीचे रख दिए हैं। अब ठीक है। क्या हुआ? देखो, तुम जानती हो कि मैं वकील हूँ। कुछ दिन पहले हमारे गांव में 3 बच्चियों के मर्डर का मामला सामने आया था। किसी ने उस केस से जुड़े अहम सबूत मिलने की खबर दी है। गांव के बाहर वाले 4 लाइन सिग्नल के पास बरगद का पेड़ है। मैं बस आधे घंटे में वहां से सबूत लेकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान की रात है। तुम अभी मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल चले जाना। घबराओ मत, मैं बस यूं गया और यूं आया और फिर तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम ढूंढूंगा। मुकुल तेज बारिश और आंधी के बीच गाड़ी लेकर निकल जाता है। खिड़की पर खड़ी कामाख्या मुकुल का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है। मुकुल अभी तक नहीं आए, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। मम्मी जी पापा जी को बता दूं क्या? नहीं, फिर वो भी मेरी तरह चिंता करने लगेंगे। मुकुल को फोन करती हूँ। कामाख्या मुकुल को फोन करती है, लेकिन मुकुल फोन नहीं उठाता है। समय बीतता जाता है। मुकुल का इंतजार करते करते कामाख्या की आंख लग जाती है और अगली सुबह अचानक घर में चीख पुकार और रोने की आवाज सुनकर कामाख्या की आंख खुलती है। ये चीख पुकार कैसी है? और ये मुकुल कहाँ है? कामाख्या शादी के जोड़े में ही कमरे से हॉल में आती है। वहां मनीष, महेश, सतपाल और हीरा मुकुल के शव को अपने कंधे से उतारकर घर के बीचों बीच रखते हैं। मीनाक्षी और मनीष मुकुल के शव से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। मुकुल! कामाख्या भागकर मुकुल के पास पहुंचती है। कांपते हाथों से मुकुल का चेहरा छूती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने कहा था तुम वापस आओगे, पर इस तरह वापस आओगे ये नहीं कहा था। उठो मुकुल, मेरी मेहंदी में अपना नाम ढूंढो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो मुकुल, आंखें खोलो। कामाख्या मुकुल के सीने पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी रुक्मणी और कृष्णलाल भी भागते हुए कामाख्या के ससुराल पहुंचते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा? कल ही तो हाथों में मेहंदी सजाकर लाल जोड़े में से विदा किया था। अभी तो सुहाग की मेहंदी फीकी भी नहीं पड़ी थी और तूने मेरी बच्ची के जीवन से खुशियों के सारे रंग छीन लिए। मुकुल बेटा, मेरी बेटी का हाथ मत छोड़ो। एक बाप अपनी बेटी के लिए तुम्हें पुकारता है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। बेटा, तू हमें छोड़कर कैसे चला गया? अब हम किसके सहारे जिएंगे? मेरे लाल, एक बार माँ कहकर बुला ले, एक बार आंखें खोल दे। हे भगवान, कैसी मनहूस घड़ी थी जब इन दोनों की शादी हुई। नहीं, बहू की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी और बेटा दुनिया छोड़ गया। अरे ये सब इस लड़की की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल सही कहा, इस मनहूस का साया पड़ते ही हमारे घर का बेटा मर गया।
नहीं बुआ, ऐसा मत कहिए। भाभी भैया से बहुत प्यार करती है और मैंने तो भाभी को अपनी भाभी मान लिया है। आप लोग खुद को संभालिए। अभी हमें मुकुल बेटे के शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार भी करना है। घर और पड़ोस की औरतें सदमे में गुमसुम बैठी कामाख्या की मांग का सिंदूर पोंछती हैं। कामाख्या की चूड़ियां एक एक करके तोड़ती हैं। कामाख्या के सुहाग के कपड़े बदलवाकर सफेद कपड़े पहना दिए जाते हैं। गांव के लोग नम आंखों से मुकुल की अंतिम यात्रा निकालते हैं। मुकुल की चिता जलती रहती है और कामाख्या दूर खड़ी रोते रोते बेसुध हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, सभी खुद को संभालते हैं और आज मनीष खाने के लिए बैठता। कामाख्या थाली लगाकर मनीष के सामने रखती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना परोसने की? मनीष पूरी थाली उठाकर कामाख्या के चेहरे पर फेंक देता है। दाल और खाना कामाख्या के चेहरे और कपड़ों पर गिर जाता है। मीनाक्षी, कहाँ हो? बाहर आओ। क्या हुआ? देखो इसकी हिम्मत, यह मुझे अपने मेहंदी लगे हाथों से खाना परोस रही है। इसके हाथों में लगी मेहंदी मेरा कलेजा जला रही है और आज से कभी भी ये मनहूस मुझे खाना नहीं परोसेगी। मेरे बेटे की खून से अपनी मेहंदी लाल करने वाली डायन, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर मीनाक्षी कामाख्या का हाथ पकड़कर जोर से पीछे धकेलती है, जिससे कामाख्या जमीन पर गिर जाती है। मम्मी जी, मैंने क्या गलती कर दी? सिर्फ पापा जी को खाना ही तो परोसा, और अगर मेरे मेहंदी लगे हाथों से पापा जी खाना नहीं ले सकते तो इन्हीं मेहंदी लगे हाथों से मैंने खाना बनाया है। खाना बनाया? नौकरों की तरह घर के काम करना ये सब तेरा ही काम है, लेकिन हमें अपने हाथों से खाना परोसने की हिम्मत कभी मत करना। जब मैंने यही खाना बनाया तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, और आज वही खाना मेरे हाथों से परोसने पर जहर बन गया। रात बीत जाती है। अगली सुबह कामाख्या सबसे पहले उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है, आंगन, खिड़कियां और दरवाजे साफ करती है। नहाने के बाद सफेद साड़ी पहनते समय कामाख्या की नजर अपनी हथेलियों पर पड़ती है। मेरे सुहाग की मेहंदी अभी भी फीकी नहीं पड़ी, लेकिन जिस नाम के लिए मेहंदी रचाई थी उसकी राख गंगा में ठंडी हो गई है। खुद के आंसू पीते हुए कामाख्या अपने कमरे के बाहर निकलती है और भगवान के सामने दीपक जलाती है और चुपचाप मंदिर के लिए निकल जाती है। गली में पड़ोस की औरतें कामाख्या को चप्पल पहनकर जाते हुए देख लेती हैं। अरे देखो, विधवा होकर भी चप्पल पहनकर मंदिर जा रही है। अरे जिस पाँव के घर में कदम रखते ही पति की मौत हो जाए, उस पाँव को चप्पल से बचने की क्या जरूरत है? छी, बिल्कुल शर्म नहीं बची। एक तो जबरदस्ती शादी की और ना जाने अब सुहाग के बाद किसके लिए अपने मुलायम पाँव बचा रही है। कामाख्या चुपचाप अपनी चप्पल उतारकर सड़क किनारे रख देती है। आज से मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। कामाख्या नंगे पांव मंदिर पहुंचती है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगती है, पंडित दीनदयाल और सरपंच उसे रोक देते हैं। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। लेकिन क्यों पंडित जी? तू बाहर से ही पूजा कर। मंदिर में सुहागने अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करने आती हैं। इसलिए ऐसी विधवा जिसके सुहाग की मेहंदी फीकी भी न पड़ी और उसका पति मर गया हो, हम उसे मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं, वरना माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। ओह, तो अब जन्म जन्मों का रिश्ता बनाकर कुछ घंटे में छीन लाने वाले भगवान भी सब मुझसे नाराज होने लगे। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बकवास बंद कर। पूजा करना है तो बाहर से ही कर। तेरी परछाई तक मंदिर को नहीं छूनी चाहिए। कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों पर ही जल अर्पित करती है, हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करने लगती है और प्रसाद वहीं बैठे गरीबों में बांटकर घर वापस लौटने लगती है। पर तेज धूप में नंगे पांव लौटते वक्त कामाख्या के पांव तेज धूप की वजह से जलने लगते हैं और कंकड़ पत्थर भी उसके पैरों में चुभ रहे होते हैं। दर्द सहते हुए भी किसी तरह कामाख्या घर पहुंचती है। कहाँ से आ रही है रे तू? इतनी सुबह सुबह किससे मिलने गई थी? नहीं मम्मी जी, मैं तो कृष्ण जी के मंदिर गई थी। कृष्ण जी के मंदिर गई थी? आपने कृष्ण के पास मुंह काला करवाने गई थी, जिसकी जान तू खा गई है। अब उसके नाम की मेहंदी लेकर हमें धोखा मत दे। मुकुल की जान जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसी को नहीं हो सकता, आपको भी नहीं। आपने उसे अपने सीने से लगाकर पाला था, तो मैं भी उसे अपना जीवन साथी बनाकर उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई थी, पर उस बुज़दिल ने बीच मझधार में मुझे छोड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को बुज़दिल कहने की? बुज़दिल ना कहो तो क्या कहो, आखिर क्यों गया था वो पहली रात अपनी बीवी को छोड़कर बाहर, कभी ना वापस आने के लिए। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोला, तेरे ये मेहंदी लगे हुए हाथ कोयले से जला दूंगी।
चल जा रसोई में सबके लिए खाना बना। कामाख्या रोते हुए रसोई में आती है और खाना बनाती है। खाना तैयार होने के बाद मीनाक्षी सबको खाना परोसती है और कामाख्या चुपचाप अपने लिए एक थाली लगाने लगती है। ये दूसरी थाली किसके लिए लगा रही है? मुझे भी भूख लगी है, मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। क्या आप ये मनहूस हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? नहीं नहीं, मैं अपने कमरे में बैठकर खा लूंगी। आज से ऊपर वाला कमरा तेरा नहीं है, वो छोटा सा स्टोर रूम ही तेरी जगह है, जहाँ तू टाट की चटाई पर सोएगी और खाना सिर्फ शाम को मिलेगा। मम्मी जी, विधवा होने की कितनी बड़ी सजा आखिर क्यों? क्या मैं अपनी मर्जी से विधवा हुई हूँ? एक विधवा ऐसी ही जिंदगी जीती है, चल जा यहाँ से। कामाख्या रोते हुए गंदे कीड़े मकोड़े से भरे छोटे से स्टोर रूम में चली जाती है और शाम ढलने पर मीनाक्षी एक सूखी रोटी और एक प्याज कामाख्या के सामने रख देती है। कामाख्या हैरानी से एक सूखी रोटी और प्याज के टुकड़े को देखने लगती है। घूरती क्या है चुड़ैल, हमारे बच्चे को खाकर तेरा पेट नहीं भरा क्या? जो मिलाए चुपचाप खा ले, वरना सूरज ढलने के बाद ये भी नसीब नहीं होगा। कामाख्या चुपचाप सूखी रोटी और प्याज खाने लगती है और कामाख्या के आंसू उसकी थाली में टपकने लगते हैं। ऐसी ही रात होती है और टाट की चटाई पर कामाख्या रोते हुए सो जाती है। अगली सुबह कामाख्या के मंदिर से लौटते ही मनीष और महेश कामाख्या को बुलाते हैं। आज से तुझे खेत भी संभालना होगा, क्योंकि हम तुझे मुफ्त में बैठाकर नहीं खिला सकते हैं। जी। कामाख्या नंगे पांव खेत में आती है और हल कंधे पर रखकर तेज धूप, कीचड़ और पथरीली जमीन के बीच कामाख्या पूरी ताकत से खेत जोतने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही देर में कामाख्या की सफेद साड़ी कीचड़ से लथपथ हो जाती है। तभी हीरा खेत में पहुंचता है। देखा क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? इसकी जगह अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ भर दी होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी भाभी मानते हो, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हालात बदल गए हैं, अभी भी मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर सकता हूँ। अपनी जुबान संभालो, अगर दोबारा ऐसी बात की तो ये हल तुम्हारी छाती में घुसा दूंगी। जितने तने दुख तकलीफ मैं अपने सीने में पत्थर रखकर सह रही हूँ, उस गुस्से की ज्वालामुखी में तू जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत प्यार करती हो ना उससे, इसलिए अभी सुहाग की मेहंदी फीकी नहीं पड़ी है, पर जिस दिन काम करते करते हथेली की चमड़ी घिस जाएगी उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी। इतना कहकर हीरा वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कामाख्या घर में पोछा लगा रही होती है, तभी कृष्णलाल और रुक्मणी घर के अंदर आते हैं। कामाख्या की कमजोर हालत, सूखा चेहरा और सुहाग की मेहंदी सजी हाथों में छाले देख दोनों की आंखें भर आती हैं। बेटी बस बहुत हो गया, चल अपने घर चल। बेटी तेरा यहाँ कोई नहीं है, चल हमारे साथ। नहीं पापा, आखिर क्यों बेटी? मम्मी आपने ही तो सिखाया कि एक औरत की मायके से सिर्फ एक बार डोली उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी। भले मैंने अपने पति के साथ एक रात भी ना बिताई हो, लेकिन मैंने हाँ जीवन मुकुल को ही अपना पति माना है। यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार, अब मैं यहीं रहूंगी। कृष्णलाल और रुक्मणी आंसू पोंछते हुए भारी मन से वहां से चले जाते हैं। शाम के वक्त कामाख्या को छोड़कर घर के बाकी लोग आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया। इसी तरह इससे दिन रात काम करवाऊंगी और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। बिल्कुल दीदी, यही सही रास्ता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। हीरा के जन्मदिन की खुशी में घर में पार्टी रखी जाती है। वहीं हीरा अपने कमरे में कुछ दोस्तों के साथ शराब पीते हुए अपनी अलग पार्टी मना रहा होता है और हीरा और उसके दोस्तों को खाने पिलाने की जिम्मेदारी मिताली कामाख्या को देती है। अरे जरा अच्छे से सफाई कर। अरे तेरी जिद अभी तक पूरी नहीं हुई क्या? मैं यहाँ जूठे बर्तन लेने आई हूँ, मुझे जूठे बर्तन दे दो, मैं चली जाऊंगी। कामाख्या सफाई पूरी करके तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। अभी कहीं नहीं जाएगी, इतना खाना बचा है, सुबह गांव के जरूरतमंद लोगों में बांटा जाएगा। रात भर यहीं इसकी देखभाल करेगी। कामाख्या चुपचाप बड़े बड़े बर्तनों के बीच एक कोने में बैठ जाती है। रात में पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी हीरा नशे की हालत में आता है। अभी तक जाग रही हो? हाँ, मुझे खाने की रखवाली का काम मिला है। बहुत अकड़ है ना, रुक तुझे बताता हूँ। इतना कहकर हीरा कामाख्या की तरफ झपटता है और कामाख्या पास पड़ी कलछुल उठाकर हीरा के गले पर लगा देती है, जिससे घबराकर हीरा वापस चला जाता है। ऐसे ही एक रात मीनाक्षी पानी पीने हॉल में आती है और कामाख्या का कमरा का दरवाजा खुला देखकर कमरे के पास आती है। कामाख्या को कमरे में न देख मीनाक्षी बौखला जाती है। ये करम जली मनहूस कहाँ चली गई? कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई?
मीनाक्षी मनीष को आवाज देने लगती है कि तभी रसोई से पानी पीते हुए कामाख्या बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी रात को पापा जी को क्यों बुला रही हैं? तू रसोई में क्या कर रही है? वो मैं मम्मी जी बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। सूरज ढलने के बाद ना तू कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी, बताया था ना तुझे। मीनाक्षी कामाख्या के हाथ से पानी छीन लेती है। अगले दिन तेज धूप में मनीष और महेश खेत पर पहुंचते हैं। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कामाख्या कहीं दिखाई नहीं देती। कहाँ गई वो मनहूस? उसे तो मैंने काम करने खेतों में भेजा था। नागेंद्र, कामाख्या कहाँ है? मालिक, आपकी बहू तो अपना काम पूरा करके पगडंडी की तरफ चली गई। पता नहीं किससे मिलने गई होगी। दोनों गुस्से में घर पहुंचते हैं। कामाख्या हॉल में बैठकर सब्जियां साफ कर रही होती है। तो खेत से पगडंडी की तरफ क्यों गई थी? पापा जी, मैं खेत की बुआई पूरी करके सीधे घर चली आई थी और कहीं नहीं गई थी। हमने कब कहा था कि काम खत्म होते ही घर चली जाना? उस खेत के बाद दूसरे खेत में भी काम करना था। पापा जी, एक सूखी रोटी और प्याज खाकर सुबह से काम कर रही हूँ। अब मुझसे इतना काम नहीं हो रहा। होगा या नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब तुरंत दूसरे खेत में जा और बाकी काम पूरा कर। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दोपहर गांव के बाहर जंगल में एक पुराने पेड़ के पास कामाख्या अपने मेहंदी सजे हाथ में एक छोटा सा पैकेट लेकर खड़ी होती है। बस वो आते ही होंगे। ये पैकेट उन्हें मिलते ही कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद मुझे उस सच्चाई का पता चल जाएगा जिसका इंतजार मैं इतने दिनों से कर रही हूँ। अब बहुत जल्द एक बहुत बड़ा राज सामने होगा। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी वहां आता है। कामाख्या बिना कुछ बोले वो पैकेट उसके हाथ में दे देती है। वो आदमी पैकेट लेकर तुरंत वहां से चला जाता है। कामाख्या भी इधर उधर देखकर चुपचाप अपने घर की तरफ लौट जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन दोपहर में कामाख्या गंदे स्टोर रूम में खड़ी हॉल में लगी घड़ी की तरफ देख रही होती है। 4 बज गए। इसी वक्त उन्होंने मुझे बुलाया था। बहुत जल्द मुझे वो चीज मिल जाएगी जिसके बाद सारी सच्चाई मेरे सामने होगी। इतना कहकर कामाख्या चुपचाप घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद कामाख्या गांव के बाहर जंगल में एक पुराने पेड़ के पास पहुंचती है। कामाख्या इधर उधर देखकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे 2 आदमी वहां आते हैं। दोनों कामाख्या को एक पैकेट देते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे छिपी मिताली और मीनाक्षी ये सब देख रही होती हैं। देखा दीदी, मैं कब से कह रही थी किसी पराये मर्द से मिलने आती है और हमें बहाना करती है कि मैं पानी पीने गई थी। मैं यहाँ नहीं गई थी, वहाँ नहीं गई थी। मुझे तो लगता है ये हमारे मुंह पर कालिक पोतकर अपने यार के साथ भागने की तैयारी कर रही है। आज इसकी सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। नहीं दीदी, अभी नहीं। अभी जाएंगे तो ये दोनों भाग जाएंगे। मेरे बेटे इन्हें पकड़ लेंगे और इनके मुंह से सब सच भी उगलवा लेंगे। आप घर चलिए, वहीं इसका हिसाब होगा। मिताली मीनाक्षी को समझा बुझा कर घर ले आती है, जहां मिताली और मीनाक्षी पूरे परिवार को सारी सच्चाई बता देती हैं। मैं तो कहूँगी कुछ करने से पहले इसके मायके वालों को भी बुलाइए। उन्हें भी तो पता चले कि कितने संस्कार दिए इन्होंने अपनी बेटी को। अभी बुलाता हूँ, आज सबके सामने फैसला होगा। कुछ ही देर में कृष्णलाल और रुक्मणी भी घबराए हुए कामाख्या के ससुराल पहुंचते हैं और थोड़ी देर में कामाख्या भी घर लौट आती है। मम्मी पापा, आप यहाँ? हमें तेरे सास ससुर ने बुलाया है। कहा है आपकी बेटी के बारे में कुछ बताना है। बताइए, क्या कसूर है मेरी बेटी का? क्यों बुलाया है आप लोगों ने हमें यहाँ? कसूर पूछते हो? तुम्हारी बेटी पराये मर्दों से छिप छिप कर मिलती है। हाँ, मैं पराये मर्दों से मिलती हूँ, पर किसी गलत नियत से नहीं। झूठ, हमने अपनी आंखों से देखा है तुझे। आप लोगों ने जो देखा वो सिर्फ आधी सच्चाई है। आज मैं आप सबको पूरी सच्चाई अब हम बताएंगे। हीरा की आवाज सुनकर सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। हीरा और सतपाल राजू को लेकर आ रहे होते हैं। यही है वो आदमी जिससे ये छिप छिप कर मिलने जाती थी। कामाख्या, हमारे प्यार की सच्चाई तुम्हारे परिवार वालों के सामने आ गई है। अब इन्हें सब सच बता दो। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। झूठ बोल रहा है ये। मैं इससे पहले कभी नहीं मिली। देखा दीदी, अभी भी झूठ पर झूठ बोले जा रही है। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्गों ने विधवाओं के मुंडन का सख्त नियम बनाया था और अब इसका मुंडन भी करवाना पड़ेगा। अपनी पवित्रता पर उठाते सवालों से कामाख्या हिम्मत हारकर घुटने पर गिर पड़ती है। मीनाक्षी और मिताली कामाख्या का हाथ पकड़कर उसे हॉल के बीच बैठाती है। मनीष नाई को बुलाता है। नाई उस तरह कामाख्या के लंबे काले घने बालों पर रखता है। इंस्पेक्टर आशुतोष और डॉक्टर मिथिलेश अचानक आकर नाई का हाथ पकड़ लेते हैं। खबरदार, कोई भी इनका मुंडन नहीं करेगा। सभी लोग चौंक कर डॉक्टर मिथिलेश के हाथ से खून से सना मुकुल का लॉकेट और आशुतोष के हाथों में एक पेन ड्राइव को देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर साहब,
आप हमारे घर के मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं रहा, अब ये कानून का मामला है। मेरे हाथ में खून लगा ये जो लॉकेट है, ये मुकुल जी का है, जो कामाख्या जी और उनके चचेरे भाइयों के कमरे से मिला था। इस पर लगा हुआ खून मुकुल जी का है और इस पर मिले उंगलियों के निशान उनके चचेरे भाइयों के हैं। और इस पेन ड्राइव में वो वीडियो क्लिप है जिसमें ये दोनों गांव से अगवा हुए उन 3 लड़कियों की हत्या करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। यही सबूत लेने मुकुल जी उस रात घर से निकले थे। वापस आते समय उन्हीं के चचेरे भाइयों ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए मुकुल जी को रोक लिया, उनके साथ मारपीट की और उनका सिर बार बार पत्थर से टकराकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद मुकुल जी को उनकी गाड़ी में बैठाकर पूरी घटना को सड़क हादसा दिखा दिया गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हमें भी शुरुआत में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जिस दिन आपके घर में पार्टी थी उसी दिन कामाख्या जी को इनके कमरे से मुकुल जी का ये लॉकेट मिला। कामाख्या जी ने बिना किसी को बताए ये लॉकेट डॉक्टर मिथिलेश को जांच के लिए दे दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही डॉक्टर मिथिलेश ने पूरी जानकारी मुझे दी। मैं तुरंत उस जगह पर पहुंचा जहां मुकुल जी का तथाकथित एक्सीडेंट हुआ था। वहां जांच के दौरान मुझे संघर्ष के कई निशान मिले। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी साफ बता रही है कि मुकुल जी की मौत किसी सड़क हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। नीचों, तुम लोगों ने अपने ही भाई की जान ले ली। शांत हो जाइए, इन्हें कानून सजा देगा। बहू, अब मुझे सब समझ में आ गया। मेरी देवरानी ने मुझे भड़का भड़का कर तेरे खिलाफ करती रही और मैं अंधी बनकर सुहाग की मेहंदी फीका पड़ने से पहले विधवा बनी अपनी बहू पर अत्याचार करने लगी। मम्मी जी, मेरे सुहाग की मेहंदी फीकी पड़ने से पहले मैंने अपने सुहाग को इंसाफ दिला दिया, इसीलिए आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर आशुतोष सतपाल, हीरा, महेश और मिताली को गिरफ्तार कर लेते हैं। कामाख्या मन लगाकर पढ़ाई करती है और वकील बन अपने ससुराल का सहारा बनती है और मुकुल की विधवा के रूप में अपने ससुराल में रहती है।